हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब 4 जनरल इलेक्शन होने वाले थे 1967 में, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम थी, लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसके रिजल्ट क्या निकले, लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया और कैसे गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब हम इससे आगे देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज किसी भी इलेक्शन में ऑपोजिशन होती है और यहाँ पर भी ऑपोजिशन थी। ऑपोजिशन ने कांग्रेस से लड़ने के लिए, कांग्रेस के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए एक नारा दिया था और वो नारा था नॉन कांग्रेसिज्म का। मतलब कि हमें कांग्रेस के अगेंस्ट जुटकर एक तरफ से काम करना है। जो ऑपोजिशन थी उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है उसका, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही। हम जो है ऑपोजिशन वो साथ में आएंगे और साथ में आकर एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बनाएंगे, इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करेंगे कि किसको कितनी सीट देनी है और हम कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा जो रूल होगा वो डेमोक्रेटिक होगा और हम नॉर्मल लोगों की बात सुनेंगे। देखो, इतने सारे 3 इलेक्शन तो फेस कर ही चुकी थी उस टाइम पर अपोजिशन। तो अपोजिशन ये बात समझ गई थी कि कांग्रेस इसीलिए पावर में है क्योंकि कांग्रेस जो है वो बटी हुई नहीं है। कांग्रेस तो एक पार्टी है, बल्कि हम जो अपोजिशन जो है वो अलग अलग पार्टीज में बटे हुए हैं, इसलिए हमारी सीट्स भी बढ़ती है, हमारे वोट्स भी बढ़ते हैं। अगर हम सब साथ में आ जाएं तो कांग्रेस को हराना पॉसिबल है। इसीलिए उस टाइम पे ऑपोजिशन जो थी वो साथ में आई थी और उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ेंगे, इसीलिए वो लोग साथ में आए हैं। इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो सोशलिस्ट लीडर होते हैं, राम मनोहर लोहिया, जो नॉन कांग्रेसिज्म का नारा देते हैं, वो कहते हैं यही बात कि कांग्रेस का रूल जो है वो अनडेमोक्रेटिक है और क्योंकि कांग्रेस का रूल अनडेमोक्रेटिक है इसीलिए हम उसके अगेंस्ट एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज इस चीज का भी फायदा उठाना चाहती थी कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म है और दूसरा कि इंदिरा गांधी जो है, जो अभी पीएम है, उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे आपको सरकार चलानी है, तो इसका फायदा भी ये लोग उठाना चाह रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो क्या रिजल्ट आते हैं। हमने देखा कि पूरा माहौल बना दिया गया है, सब अपनी तरफ से कैंपेन करने में लगे हैं। अब इलेक्शन होते हैं फरवरी 1967 में और हम देखते हैं कि बिना नेहरू जी के बाद जब कांग्रेस इलेक्शन फेस करती है तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो हम देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस सत्ता में फिर से आ जाती है। लेकिन ये जो रिजल्ट निकलता है ना, वो कांग्रेस को बोथ नेशनल और स्टेट लेवल पर एकदम हिलाकर रख देता है। देखो, उस टाइम पे जब इलेक्शन होते थे तो नेशनल अलग स्टेट अलग ऐसा नहीं होता था। स्टेट के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन दोनों एक साथ ही होते थे। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट निकले वो ऐसा था कि कांग्रेस नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा हिल गई थी। इसे हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर कांग्रेस ही बनाएगी, लेकिन 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इतना कम कांग्रेस को कभी नहीं आया जितना इस टाइम पे आया हुआ था। दूसरा, कांग्रेस के बहुत पॉपुलर लीडर, बहुत ही नामी ग्रामी चेहरे, वो सब हार गए थे इस इलेक्शन में। अगर मैं देखूं तो इंदिरा गांधी का जो मिनिस्टर्स थे, वो जो उनके यूनियन या कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो उसके आधे लोग जो है वो हार गए थे। इसमें नाम भी दिए हुए हैं कि कामराज तमिलनाडु से, एसके पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष बंगाल से और केबी सहाय बिहार से थे और ये लोग हार गए थे इलेक्शन। तो हमने देखा कि कितने बड़े बड़े चेहरे जो थे वो इलेक्शन हार गए थे और इतनी कम सीटें तो कांग्रेस को कभी नहीं आई थी जो इस बार आई थी। तो बस कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस आई तो थी पावर में, लेकिन बहुत ही रिड्यूस सीट्स के साथ जो है पावर में आई थी। और इससे भी बड़ा झटका, ये तो मैं सेंटर की बात कर रही थी, इससे भी बड़ा झटका लगता है कांग्रेस को स्टेट लेवल इलेक्शन में, क्योंकि स्टेट लेवल इलेक्शन भी उसी टाइम पे हुए थे, साथ ही होते थे। उसमें जो कांग्रेस है वो 7 जगह अपनी मेजोरिटी खो देती है और 7 जगह हार जाती है। साथ ही साथ 2 स्टेट्स में हम डिफेक्शन देखते हैं जिस वजह से कांग्रेस वहां पर गवर्नमेंट नहीं बना पाती।
डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन ये होता है कि एक इंसान जब एक पार्टी के नाम पर, उसके सिंबल के नाम पर जीतता है और जीतने के बाद जब उसे किसी दूसरी पार्टी से ऑफर आता है तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, इसको कहते हैं डिफेक्शन। जैसे कि कोई ए पार्टी है और एक पार्टी बी है। अब एक इंसान ए पार्टी में है, उसके नाम पर, उसके सिंबल पर जीता है और फिर जीतने के बाद उसे बी पार्टी ऑफर करती है कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो वो बी पार्टी के साथ चला गया, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। और उस टाइम पे डिफेक्शन हुए 2 जगह पर, जिस वजह से भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। हमने देखा कि मद्रास में जो तमिलनाडु है वहां पर भी कांग्रेस हारी थी और वहां पर कौन आया था? वहां पर डीएमके, द्राविड़ा मुनेत्रा कझागम, ये जो है पावर में आ गई थी और ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसने मेजॉरिटी ली और कांग्रेस के बिना ही वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। ये लोग पावर में कैसे आए थे? इसका एक कारण ये भी था कि इन्होंने एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हमेशा बहुत ज्यादा किए कि हम हिंदी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोटेस्ट किए, जिस वजह से भी इनको काफी सपोर्ट मिला। और भी बहुत सारे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस हारी, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला और मद्रास तो मैंने बता ही दिया। इन सारी जगह पर कांग्रेस जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहती है। उस टाइम पे तो इतना ज्यादा धक्का लगा था सबको कि कांग्रेस हार गई है कि एक पॉपुलर सेइंग भी थी कि अगर आप दिल्ली से ट्रेन लो और हावड़ा तक जाओ तो बीच में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं पड़ेगा जहां पर कांग्रेस रूल कर रही हो। ऐसा भी हमको देखने को उस टाइम पे मिला था। मतलब लोग इतना ज्यादा बता रहे थे कि कितना बुरा हाल हो गया है कांग्रेस का। इसी इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि कॉलिशंस बनना शुरू हो गए थे कि पार्टीज आपस में हाथ मिलाती थी और कोई भी इलेक्शन लड़ती थी या फिर गवर्नमेंट बनाया करती थी। जैसे कि हमने देखा कि जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, संयुक्त विधायक दल, ये पार्टी साथ में आके बनाने लगी थी और हमने देखा कि बहुत अलग थॉट के, बहुत ही अलग आइडियोलॉजी रखने वाले पार्टीज भी साथ में आने लगी थी और साथ में गवर्नमेंट बना रही थी। जैसे हमने देखा कि बिहार में एसएसपी, पीएसपी ये सोशलिस्ट पार्टी है, फिर हमने देखा कि सीपीआई एक कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट, और फिर हमने देखा कि राइट में जनसंघ, ये सारी पार्टीज एक साथ आई। अब देख लो इनकी आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा एक दूसरे से अलग है, कितने ज्यादा ये लोग एक दूसरे से अलग सोचते हैं, इनकी पॉलिसीज अलग है, लेकिन फिर भी ये लोग साथ में आकर बिहार में जो है वो गवर्नमेंट बना रहे थे। तो ऐसा दौर हमें उस टाइम पे देखने को मिला था। हमने ये भी देखा था कि पंजाब में एक पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था, उसमें भी बहुत अलग अलग विचारधारा रखने वाली पार्टीज थी, लेकिन वो भी साथ में आई थी क्योंकि उस टाइम पे सबने नारा दिया था नॉन कांग्रेसिज्म का। तो नारा तो यही था ना कि कांग्रेस के अगेंस्ट हमको एकजुट होकर लड़ना है और एकजुट होने के लिए बहुत ही अलग आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टी भी एक साथ में आ रही थी। उस टाइम पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा डिफेक्शंस भी हो रहे थे। अभी अभी बताया कि एक पार्टी के नाम पर, सिंबल पर आप जीतते हैं और फिर आपको दूसरे पार्टी से ऑफर आता है, आप उधर चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। अब आप दूसरी पार्टी के पास चले गए तो आप जीते हो उस सीट पर, तो एक सीट तो आप जिसके नाम पर जीते थे उसकी कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई। यही था डिफेक्शंस। और बहुत ज्यादा हमें डिफेक्शन देखने को मिले। हमने देखा कि 1967 में एमपी, यूपी, हरियाणा, यहाँ पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बना ही नहीं पाई। नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर बनी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि डिफेक्शन थे, एक पार्टी के नाम पर जीते थे, कांग्रेस के नाम पर जीते और फिर कांग्रेस से निकल कर किसी और ने ऑफर दिया और वहां पर चले गए। हमने ये भी देखा कि उस टाइम पे एक और पॉपुलर सेइंग थी इस चीज को लेकर, आया राम गया राम। ये चीज डिफेक्शन को लेकर ही हुई थी कि बहुत ज्यादा जो लोग थे वो एक पार्टी में रहते हैं, फिर दूसरे में चल जाते हैं, फिर वापस एक में आ जाते हैं। इस चीज को लेकर ही वहां पर पॉपुलर सेइंग थी कि आया राम और गया राम। अब ये तो हमने देखा कि उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, कैसे कांग्रेस हारी। अब देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट कैसे हुआ। देखो, पहले से ही सिंडिकेट यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है जो कि सीनियर लीडर्स हैं। तो पहले से ही सीनियर लीडर इंदिरा गांधी को सपोर्ट ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंदिरा गांधी वही मानेगी जो कि ये सिंडिकेट चाहते हैं, ये सीनियर लीडर चाहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि मुझे पब्लिक के मन में भी
और अपनी पार्टी में भी एक अपनी अलग छवि बनानी है और अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे जो इंदिरा गांधी है वो इन सिंडिकेट को, इन सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करना शुरू कर देती है और अपने ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स को चुनती है आउटसाइड द पार्टी। ये बात इन सिंडिकेट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो इंदिरा गांधी के सामने क्या चैलेंज था, फिर से दोहरा देते हैं। उनके सामने 2 चैलेंज थे। पहला तो ये कि उन्हें सिंडिकेट से अलग होकर, सीनियर लीडर से अलग होकर अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं। दूसरा, उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो लोगों के सामने बढ़ाना है और ऐसा करने के लिए उन्होंने सिंडिकेट को जो है साइडलाइन करना शुरू कर दिया और अपने कुछ खास लोगों को पार्टी के आउटसाइड से उनकी एडवाइस लेना शुरू कर दी। और ये बात, सीधी सी बात है, ये बात सिंडिकेट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत ही एक अलग काम किया कि उन्होंने पावर स्ट्रगल को एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बदल दिया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का सपोर्ट और ज्यादा बढ़ाने के लिए, पार्टी में अपनी और ज्यादा बोल्ड इमेज बनाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी मई 1967 में इस कमेटी को कहा था कि आप 10 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करो ताकि वो अपने इस प्रोग्राम को एक अलग ओरिएंटेशन दे सके। अब इसमें क्या था, इस 10 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, तो 10 पॉइंट प्रोग्राम में कुछ बातें कही गई थी। वो बातें थी कि सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स हो, नेशनलाइजेशन हो किसका, जनरल इंश्योरेंस का, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर। इन सारी चीजों को लेकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, इसीलिए 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट करना चाहिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को। अब ये चीज सिंडिकेट को पसंद तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रूव कर दिया था। लेकिन अप्रूव करने के बाद भी वो यही चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस माने, अपने आप होकर, इंडिपेंडेंट होकर कोई भी डिसीजन ना ले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कांग्रेस कैसे टूटी, कांग्रेस के 2 पार्ट कैसे हुए। तब तक के लिए बाय बाय।